उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार से प्रयागराज के बारे में जानकारी दी और साथ ही साथ उन्होंने विपक्ष को घेरा भी। उनका ये कहना था कि स्टार्टिंग से लेकर आज तक विपक्ष जो है वो भ्रामक प्रचार कर रहा है और साथ ही साथ कहीं न कहीं दुष्प्रचार भी कर रहा है। उनका ये भी कहना था कि प्रयागराज महाकुंभ के पहले इस पर एक बैठक ली जा सकती थी और मैं इसके पूरे कार्यक्रम की आपको जानकारी देता, लेकिन विपक्ष ने सदन की बैठक चलने ही नहीं दी। फिर उनका यह भी कहना था कि अध्यक्ष से लेकर अखिलेश यादव तक जो है वो किस प्रकार से अपमान करते आए हैं सनातनी परंपरा का। उनका यह भी कहना था कि अगर सनातन धर्म से रिलेटेड कोई भी महोत्सव जो है उसको भव्यता देना कोई अपराध है तो ये अपराध मैं और मेरी पार्टी लगातार करते रहेंगे। उनका ये भी कहना था कि एक तरफ ये वीवीआईपी ट्रीटमेंट का विरोध भी करते हैं, दूसरी तरफ ये वीवीआईपी ट्रीटमेंट भी चाहते हैं। और फिर उनका ये भी कहना था कि इस प्रकार की भी जानकारी दी गई कि कोई नहीं पहुंच रहा है और जब लोग पहुंचने लगे तब जाम का ये वीआईपी कल्चर की बात वो करते हैं जो मुंह पे चांदी का चम्मच लेकर के ही पैदा हुए हैं। जीवन भर जिन्होंने वीआईपी सुविधा ली है, अगर थोड़ी सी वीआईपी सुविधा इधर उधर नहीं कि जमीन आसमान को एक कर लेते हैं। वे प्रयागराज महाकुंभ में वीआईपी कल्चर अगर कुंभ में होता तो आप मुझे बताइए 56 करोड़ लोग इन 38 दिनों में, इन 37-38 दिनों में क्या त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगा पाते? समाजवादी पार्टी के माननीय सदस्य का यह कहना कि अमृत स्नान नहीं हुआ है या मुहूर्त के अनुसार नहीं हुआ है, अच्छी बात है कि अब आप मुहूर्त भी देखने लग गए हैं। यह अच्छी बात है कि आप लोग मुहूर्त देखने लग गए। जब एक महाकुंभ का विरोध पहले दिन से कर रहे थे, महोदय मैं एक एक करके इनके बयानों को यहां पे उद्धृत करना चाहूंगा और पिछले सदन में भी मैं याद दिलाना चाहूंगा जब हम लोग यहां पे इसी सदन में आए थे तो महाकुंभ पे चर्चा, उस समय महाकुंभ की तैयारियां चल रही थी और चर्चा के लिए एक दिन निश्चित किया गया था। आप लोगों ने सदन नहीं चलने दिया था। अच्छा होता महाकुंभ के पहले सदन में पूरे दिन भर की चर्चा होती, हम उस व्यवस्था के बारे में चर्चा करते, आपके अनुभव का लाभ लेते, लेकिन आपने चर्चा नहीं होने दी। लेकिन पहले दिन से ये चर्चा, पहले दिन से ये अफवाह और इस प्रकार का दुष्प्रचार आपके द्वारा निरंतर होता रहा। आप याद करिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने महाकुंभ आयोजन के पहले इस बारे में कहना शुरू किया कि साहब इतना पैसा और इतना विस्तार देने की आवश्यकता क्या है। उनका बयान कि हमारी सरकार से अपील है कि बहुत सारे बुजुर्ग जो 65 साल से ऊपर और 70 साल से ऊपर के लोग हैं स्नान नहीं कर पाए। उसके बाद फिर उनके बयान आए जब शुरू हो गया। फिर लगातार अगर समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल को देखें, वो आपके संस्कारों के अनुसार ही भाषा का प्रयोग भी करते हैं और जिस प्रकार की भाषा का उसमें प्रयोग किया जाता है, मुझे लगता है किसी भी सभ्य सोसाइटी के लिए वो भाषा कभी शोभा नहीं देगी। आप लोगों के अपने संस्कार हो सकते हैं, आप लोगों का अपना व्यवहार हो सकता है, लेकिन कोई सभ्य समाज और कोई सभ्य सोसाइटी उसको कभी मान्यता नहीं दे सकती है। लेकिन उसके माध्यम से लगातार दुष्प्रचार किया गया। यही नहीं, यह भी मांग हुई, देखिए आपकी पार्टी के ही नेता, आपके अध्यक्ष ने कहा कि हम मांग करते हैं कि अकबर का किला जो बिल्कुल संगम नोच पर वहां जो वट वृक्ष है उसकी पूजा करते हैं और सरस्वती नदी भी वहीं से निकलती है,
आप देखिए, यानी अक्षय वट का नाम भी उनको नहीं मालूम। सरस्वती कूप को सरस्वती नदी कहते हैं। ये आपका जनरल नॉलेज है। हम लोग सहमत हैं, घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसको जब भी आप तय करेंगे, पूरे दिन भर मुहूर्त है। मुहूर्त की कोई एक 29 तारीख को दिन भर का मुहूर्त था, कोई एक निश्चित तिथि समय नहीं था। और इसलिए जब भी आप कहेंगे, हम उसके लिए उस समय अमृत स्नान करेंगे। पहले श्रद्धालुओं को यह अवसर मिलना चाहिए। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह कहना या माननीय सदस्य संग्राम सिंह यादव का यह कहना कि लोगों ने स्नान नहीं किया या मुहूर्त में स्नान नहीं किया, ये सरासर असत्य है। ये मुझे लगता है तथ्यों को झुटलाने जैसी वक्तव्य है। अमृत स्नान हुआ, 6 मुख्य स्नान हुए थे। 6 स्नान हुए थे, उसमें 3 अमृत स्नान थे। 6 स्नान में पौष पूर्णिमा का 13 जनवरी को हुआ था। पहला अमृत स्नान ये मकर संक्रांति का था। इसके उपरांत मकर संक्रांति के बाद जो दूसरा अमृत स्नान था वह मौनी अमावस्या का था, वह 29 जनवरी को था। और इसमें भी सभी 13 अखाड़ों ने, जिसमें 7 शैव अखाड़े हैं, 3 वैष्णव अखाड़े हैं और 3 उदासीन अखाड़े हैं, इन सभी ने इस स्नान में भाग लिया था और सबने उस आयोजन का हिस्सा बना था। सबने अपनी आंखों से देखा है कि सभी लोग स्नान कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि उस सच्चाई को भी समाजवादी पार्टी ने झुटलाने का काम किया है। कह रही है कि साहब जो है अमृत स्नान नहीं हुआ। संतों पे लाठीचार्ज आप करते हैं, संतों का अपमान आप लोग करते हैं, संतों के बारे में किस किस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म करता है। और आप लोग संतों के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करने के बाद आज कहते हैं उनकी वकालत कर रहे हैं। अरे संतों ने ही इस आयोजन को आगे बढ़ाया था और संतों ने इस आयोजन में भागीदार बनकर के दूसरे अमृत स्नान में भी भागीदार बने थे, जो कुंभ का तीसरा स्नान था। और चौथा स्नान, जो तीसरा अमृत स्नान था बसंत पंचमी का, वह भी पूरी भव्यता के साथ हुआ। सभी अखाड़े उसमें सहभागी बने थे, सबने देखा था, सभी मीडिया चैनल ने उनको लाइव दिखाया था। 5वां स्नान माघी पूर्णिमा का था, जो 12 जनवरी को संपन्न हुआ है पूरी भव्यता के साथ। यह अमृत स्नान नहीं था, श्रद्धालु जनों का स्नान था। ज्यादातर शैव अखाड़े उस समय काशी के लिए प्रस्थान कर चुके थे, कुछ प्रयागराज में थे जो शिवरात्रि के लिए काशी में रहेंगे। वैष्णव अखाड़े कुछ हैं, कुछ लोग अयोध्या और वृंदावन जा चुके हैं, चित्रकूट जा चुके हैं। लेकिन यह आयोजन पूरी भव्यता के साथ वहां हुए। और 5वां छठा स्नान अभी होने जा रहा है महाशिवरात्रि के दिन 26 फरवरी को। लेकिन इतना आप लोग, यानी आज के समय में जब मीडिया, सोशल मीडिया, विजुअल मीडिया और प्रिंट मीडिया इतना आगे बढ़ चुका है, और तब भी समाजवादी पार्टी इतना झूठ बोल रही है कि स्नान नहीं हुआ। और मेरा कहना है कि महोदय, राजनीति में थोड़ा बहुत प्रहर्सल चलता है, लेकिन प्रहर्सल को ही राजनीति बना दिया जाए, यह न्याय नहीं है। और मुझे लगता है कि महाकुंभ, आप प्रश्न खड़ा कर सकते हैं, शासन पर खड़ा करिए, लेकिन महाकुंभ पर प्रश्न मार्क खड़ा मत करिए, आस्था पर प्रश्न मार्क मत खड़ा करिए। और उसके बारे में जो आप इन बातों को कह रहे हैं, पहले आप लोगों ने कहा कि साहब संख्या बढ़ा चढ़ा करके कही जा रही है, उसको देखने के लिए स्वयं समाजवादी पार्टी के मुखिया वहां पहुंच गए कि वास्तव में भीड़ हो रही कि नहीं हो रही है। उन्होंने देखा तो अब कहने लगे साहब भीड़ ज्यादा हो रही है, लोगों को पूरा स्नान करने का मौका नहीं मिल रहा, आप तिथि और आगे बढ़ा दीजिए। आप देखो ना, मैंने इसीलिए कल कहा था, ये दोहरा चरित्र है इन लोगों का। पहले विरोध करते हैं, अब कह रहे हैं तिथि आगे बढ़ा दी। अभी चच्चू भी यही कह रहे थे, चच्चू कह रहे थे कि तिथि बढ़ा दीजिए। ये तिथि हम नहीं तय करते, ये तिथि नहीं तय, हम नहीं तय करते चच्चू। ये तिथि, ये मुहूर्त होता है, जो मैंने पहले भी कहा। आप हो सकता है कि उस स्तर को नहीं प्राप्त करेंगे, बगल में पांडे जी से पूछ लीजिए। पौष पूर्णिमा से शिवरात्रि के बीच में आयोजन होना है, शिवरात्रि की तिथि तय है, तो
और शिवरात्रि की तिथि तय होने के इस कारण उससे आगे नहीं बढ़ सकते। मैं इसलिए बोल रहा है क्योंकि आप शांत हो गए हैं ना। वैसे मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मिल्कीपुर में सहयोग किया, मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मौनी अमावस्या के दिन जब ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई तो उस समय प्रयागराज के अंदर मेला क्षेत्र में ही 5 करोड़ से अधिक श्रद्धालु था। प्रयागराज सिटी पूरी तरह पैक थी। जिस सिटी की क्षमता ही 25 करोड़ जनसंख्या को अपने अंदर समाहित करने की हो, वहां अगर 25 लाख की जनसंख्या को अपने अंदर समाहित करने की हो, अगर वहां 2 करोड़ लोग आएंगे तो थोड़ा सुविधा तो होगी। और ये 2 करोड़ लोग प्रयागराज सिटी और उसके अगल बगल के क्षेत्र में थे। सरकार ने 24 घंटे पहले से इस प्रकार की व्यवस्था भी दी थी। एक दिन पहले ही जौनपुर, मिर्जापुर, भदोई, चित्रकूट, महोबा, फतेहपुर, कौशांबी, प्रतापगढ़, इन सभी जनपदों में होर्डिंग एरिया बना करके वहां पे पार्किंग स्पेस दे करके श्रद्धालु जनों को रोका था। और महोदय लगभग 2 लाख बसेज वहां पे रोकी गई थी, यानी लगभग 2 करोड़ श्रद्धालुओं को हम लोगों ने इन क्षेत्रों में पहले दिन ही रोका हुआ था। और मैं धन्यवाद दूंगा कि स्थानीय प्रशासन ने भी और स्थानीय जनता ने भी, उत्तर प्रदेश वासियों ने आतिथ्य सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। इन जनपदों में लगातार 24 घंटे तक, यानी एक दिन पहले 28 जनवरी को 5 करोड़ श्रद्धालुओं ने वहां स्नान किया महाकुंभ में, और भीड़ के उस प्रेशर को हम देख रहे थे। एक एक क्षण पूरा प्रशासन, पूरा शासन इसमें लगा रहा, एक एक क्षण लगा रहा। एक स्पेस की अपनी सीमा होती है, धरती की अपनी सीमा है, वो असीमित नहीं है। आरोप प्रत्यारोप लग सकते हैं, और इसीलिए 28 तारीख को, 28 जनवरी की सायंकाल को ही हम लोगों ने इन जनपदों में होर्डिंग एरिया बना करके उन्हें रोकने का कार्य किया था कि आप यहां पे रुकेंगे। और मैं अभिनंदन करूंगा उन सभी श्रद्धालु जनों का, उन पूज्य संतों का, जिन्होंने उसमें प्रशासन और शासन की व्यवस्था में भरपूर सहयोग किया। 24 घंटे वे सभी श्रद्धालु वहां रुके रहे और किसी ने भी उतावलापन नहीं दिखाया। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से वे लोग वहां रहे। 29 की रात्रि में दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित होती है और 1:10 से लेकर 1:30 बजे के बीच में घटना घटित होती है, जब संगम नोच के पास अचानक अत्यधिक प्रेशर होने के बाद बैरिकेड्स टूटती हैं और बहुत सारे श्रद्धालु उस एरिया में आते हैं जहां पे एक प्रकार का होर्डिंग एरिया जो था वहां घुस जाते हैं। वहां पहले से बैठे हुए श्रद्धालुओं के ऊपर वे अचानक गिरते हैं और उसके बाद तब ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना फिर वहां घटना घटित होती है, जिसमें 30 श्रद्धालु, जिसमें 66 श्रद्धालु उसकी चपेट में आए थे, जिन्हें तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जिसमें से 30 श्रद्धालु की मौत हुई। 36 श्रद्धालु, जिनमें 36 श्रद्धालु वहां पे स्थानीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती किए गए। 30 में से 29 की पहचान हुई। उनके परिवारजनों ने बकायदा, क्योंकि कोई इस आयोजन के साथ जुड़ता है तो एक परंपरा होती है, लोगों की अपनी आस्था होती है। वो लोग ये मानते हैं, वो कहते हैं साहब पोस्टमार्टम मत करिए, घटना घटित हो गई है, हमारे साथ केवल एक हम पंचनामा बनाना चाहते हैं। उनकी रजामंदी की, और ये जो भी कार्य हुआ है ये मजिस्ट्रेट के सामने, पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने, परिवारजनों के सामने उनकी बॉडी को वे लोग लेके गए। एक की पहचान नहीं हो पाई, उनका डीएनए प्रिजर्व किया गया, उनका अंतिम संस्कार लोकल स्तर पर प्रशासन ने किया। 36 श्रद्धालु में से 35 को उनके परिजन लेके चले गए,
एक श्रद्धालु अभी वहां पे उपचाराधीन है और स्थानीय मेडिकल कॉलेज में उनका उपचार चल रहा है। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी सोशल मीडिया में जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करती है उससे आपके संस्कार झलकते हैं और इस प्रकार की भाषा का प्रयोग आम इंसान नहीं करता है। फिर उन्होंने जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा और खड़गे जी ने जिस प्रकार से उसका विरोध किया और कहा कि महाकुंभ में स्नान करने से गरीबी तो नहीं हटेगी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि इन्हीं के पार्टी के लोग जो हैं, इनके समर्थक जो है, वो भी डुबकी लगाकर गए और उनका ये भी कहना था कि कुछ लोग तो चोरी छुपे भी आए और डुबकी लगाकर गए। सोचने वाली बात है। और उसके साथ ही उन्होंने धन्यवाद दिया पूरे प्रशासनिक टीम का, साधु संतों का, श्रद्धालुओं का और ये भी कहा कि 56 करोड़ लोग अगर आपके इस भव्य आयोजन में आते हैं तो आप श्रद्धा देखिए। और इस महाकुंभ के स्नान में न सिर्फ भारतवासी बल्कि विदेशी भी श्रद्धालु आए। उन्होंने यहां पर स्नान किया और साथ ही साथ भोजन भी पाया। क्या आम क्या खास, उद्योगपति भी आए, सभी लोग आए और सपरिवार उन्होंने स्नान करके पुण्य अर्जन किया। आप ही के एक सहयोगी श्री लालू यादव जी कह रहे हैं, अरे ये सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू का कुंभ है। यानी सनातन धर्म के इस महायोजन को फालतू उनको दिखाई देता है। और इनके एक और सहयोगी उससे भी 2 कदम आगे आकर के कहती हैं कि महाकुंभ मृत्यु कुंभ में बदल गया है। ये क्या है? ये क्या है? मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नेता अध्यक्ष कहते हैं कुंभ भगदड़ में हजारों लोग मारे गए। और जया बच्चन क्या कहती हैं? ये समाजवादी पार्टी की नेत्री हैं। इस देश ने अभी सबसे बड़ा मुद्दा महाकुंभ भगदड़ की घटना है। उन मृतकों की सही संख्या बतानी चाहिए और जनता को सफाई देनी चाहिए। उन्होंने आगे क्या बात कही? उन्होंने कहा व्यवस्थाएं आम आदमी के लिए नहीं बल्कि वीआईपी के लिए थी। शवों को गंगा में बहा दिया गया, इससे पानी प्रदूषित हुआ है। यही पानी लोगों तक पहुंच रहा है और ये इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आरजेडी और टीएमसी के नेताओं के द्वारा सनातन धर्म के जुड़े हुए सबसे बड़े आयोजन के प्रति दिए गए। महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सनातन धर्म का अनुयायी बनना या सनातन धर्म के किसी आयोजन को भव्यता के साथ करना क्या कोई अपराध है? उस आयोजन को उन सीमाओं के साथ, उस आस्था को सम्मान देकर के आगे बढ़ाना क्या कोई अपराध है? और अगर अपराध है तो हमारी सरकार इस अपराध को कर रही है और आगे भी करेगी। क्योंकि हम लोग ये मानते हैं सनातन धर्म इस देश का राष्ट्रीय धर्म है। सनातन धर्म की सुरक्षा में ही भारत के अंदर पल रहे हर मत और मजहब की सुरक्षा भी है और उनका सम्मान भी है और उनका गौरव भी है। और सनातन धर्म की सुरक्षा विश्व मानवता की सुरक्षा की गारंटी भी है। और उसके इतने बड़े आयोजन के साथ भेदभाव तो किसी के साथ नहीं हुआ। मैं एक वक्तव्य आपका दिखा रहा हूं, आपके समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का वक्तव्य है और वो वक्तव्य है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य है। ये वक्तव्य है श्री अखिलेश यादव का। महोदय, उन्होंने कहा है कि हमारा देश कभी विकसित भारत नहीं बन सकता। ये देखो ना, ये क्या है? ये यानी एक राजनीतिक दल अपने देश के प्रति इतनी दुर्भावना रखता है
और इसलिए देश अब इस बात को कहने लग गया है कि अगर श्री राहुल गांधी की उपस्थिति भाजपा की जीत की गारंटी है तो उत्तर प्रदेश में से अखिलेश यादव की उपस्थिति भाजपा की जीत की निश्चित गारंटी है। और ये गारंटी उपचुनाव ने दे दिया है, ये उपचुनाव दे चुका और ठीक ही बात है भाई, पप्पू और टप्पू में बहुत अंतर थोड़ा है, नाम का असर होता है। चच्चू ने वैसे थोड़ा नाम रखा है, तो ठीक है चच्चू भी शांत हैं लेकिन समय आने पे अपना ओस दिखाएंगे। महोदय, मैं विनम्रता से कहूंगा कि महाकुंभ पे राजनीति न करें, अपनी बात को रखें शालीनता के साथ, मर्यादा के साथ, लेकिन जो लोग जीवित हैं, अपने परिवार के साथ मिल रहे हैं, उनको मृतक मत बताइए। और पांडे जी, आप तो इतने बुजुर्ग हैं, इतने वरिष्ठ हैं, हमारे यहां तीर्थ यात्राएं होती थी, लोग जाते थे, बड़े श्रद्धा के साथ जाते थे, हमारी आस्था है, कैसे आप इसको रोक सकते हैं? लेकिन उनको बदनाम मत करिए, उनकी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ मत करिए। मैं तो तेलंगाना का भी उदाहरण आपको दे दिया, उत्तर प्रदेश का मैंने दिया, गोरखपुर का मैंने दिया, प्रयागराज का मैंने दिया। और जो लोग प्रयागराज में भगदड़ के शिकार हुए हैं या फिर विभिन्न रोड एक्सीडेंट के शिकार हुए हैं, सरकार की पूरी संवेदना है, सरकार उनके साथ खड़ी होगी। और इन सभी घटनाओं की जांच करने के लिए इसीलिए सरकार ने एक जुडिशियल कमीशन का गठन भी किया है। जुडिशियल कमीशन अपना काम कर रहा है, तथ्य भी मांगेगा, जानकारी भी मांगेगा, हर एक स्तर की जानकारी लेगा। और मैं इस सदन को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहूंगा, इस बात के लिए आश्वस्त करूंगा कि प्रयागराज भगदड़ का कोई गुनाहगार होगा तो बख्शा भी नहीं जाएगा। कोई भी होगा, कहीं भी छुपा होगा, किसी भी स्तर पर होगा, और कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह किसी भी स्थिति में बचेगा नहीं। ये मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं, पूरे सदन को आश्वस्त करता हूं। लेकिन मैं आपसे इस बात में विनम्र अपील भी करूंगा, आयोजन किसी पार्टी का, किसी सरकार का नहीं है। सरकार ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है, प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा है। यह आयोजन समाज का है, भारत का है, सनातन धर्म का है, और सनातन धर्म को और भारत को कृपया अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए बदनाम मत करिए। डिजिटल कुंभ पे भी प्रश्न खड़ा हो रहे थे, और महोदय मैं इसके बारे में भी आपसे चर्चा करनी, इसके बारे में मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि दुष्प्रचार की अपनी एक सीमा होती है, दुष्प्रचार की अपनी एक सीमा होती है। और कितना दुष्प्रचार हमारे विपक्ष के मित्रगण करेंगे। मैं देख के भौचक हूं कि कैसे ये लोग पूरी व्यवस्था को झुठलाने का काम कर रहे थे और किस प्रकार की व्यवस्था पैदा करने का काम कर रहे थे। इसमें खासतौर पर समाजवादी पार्टी का जो मीडिया सेल है, इसने महाकुंभ के बारे में जो दुष्प्रचार किए, इसमें इन्होंने कहा था कि डिजिटल कुंभ के बारे में जो प्रश्न आप खड़ा कर रहे थे, इस डिजिटल कुंभ का ही परिणाम है कि 22,000 से अधिक श्रद्धालु जो इस पूरे आयोजन के दौरान अलग अलग समय में मिसिंग हुए थे, यानी गायब हुए थे, अपने परिवारजनों से बिछुड़े थे, जिसमें से एक समाजवादी पार्टी ने भी लिखा है कि महाकुंभ में मची भगदड़, सरकारी अव्यवस्था, कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार के कारण हजारों लोग लापता हैं। कौन मरा कौन जिंदा कुछ पता नहीं चल रहा है। सिर्फ गोरखपुर क्षेत्र के 2 मंडलों में ही 35 लोग लापता हैं। महोदय, इसका जवाब हिंदुस्तान ने अगले दिन दिया कि महाकुंभ में लापता सभी श्रद्धालु घर पहुंचे। ये है, ये आपकी सच्चाई है। कितना झूठ बोलेंगे।
उसकी एक सीमा होती है। ऐसे ही द हिंदू ने दिया है महाकुंभ स्टैम्पेड फॉर मिसिंग तेलंगाना वोमेन फाउंड सेफ। ये हिंदू लिखता है कुंभ के बारे में। अपनों से बिछड़े 44 श्रद्धालु घर पहुंचे, ये गोरखपुर का है। और डिजिटल खोया पाया सेंटर लोगों को खोजने में कर रहा है मदद। 20,000 से ज्यादा बिछड़ों को अपनों से मिलाया। अमावस्या पर मौनी अमावस्या में सबसे ज्यादा परिवार से हो गए थे दूर, और ये सभी लोग मौनी अमावस्या के दिन 8,725 लोगों को उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया। मकर संक्रांति में पौष पूर्णिमा 13 जनवरी को, मकर संक्रांति 14 को और 15 जनवरी को 598 श्रद्धालुओं को उनके परिजनों से मिलाया गया। और बसंत पंचमी के दिन 2, 3 और 4 फरवरी को 813 श्रद्धालुओं को डिजिटल खोया पाया केंद्र की मदद से उनके परिवारजनों को मिलाने का काम किया गया। यानी दुष्प्रचार की भी एक सीमा होती है, और उस सीमा को भी आज आप लोगों ने पार करके इस पूरे आयोजन को बदनाम करने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। और इसलिए महोदय, जो भी ये आयोजन प्रयागराज में आयोजित हो रहा है, उस पूरे आयोजन के प्रति प्रदेश की सद्भावना है, प्रदेशवासियों का सहयोग है। स्थानीय स्तर पर थोड़ा बहुत लोगों को कठिनाई जरूर हो रही होगी, लेकिन वे आनंदित भी हो रहे हैं। अतिथि भी आ रहे हैं और देश और दुनिया को देखने का एक अवसर भी उन्हें प्राप्त हो रहा है। आप लोगों ने जो बात कही, हमें ये सब बुरा नहीं लगता। इसलिए नहीं क्योंकि हम जानते हैं आपकी प्रवृत्ति है, क्योंकि हम लोग इस बात को मानते हैं कि संक्रमित व्यक्ति का उपचार हो सकता है, संक्रमित सोच का उपचार नहीं हो सकता। उसका कोई उपचार नहीं, वो अपने आप ही कुड़ता रहेगा। और इसलिए इस महान आयोजन को करने का अवसर हमारी सरकार को प्राप्त हुआ। और मेरा यह मानना है कि महान कार्य को 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। याद रखना, उपहास से, विरोध से और अंततः स्वीकृति से। और स्वीकृति का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जो शुरू से विरोध कर रहे थे, अंततः चुपचाप जाकर के डुबकी लगाए। नेता प्रतिपक्ष भी हाँ, मैं अच्छी बात है, आपका अधिकार है, आपका अधिकार है ये, मैं तो आपको अधिकार दे रहा हूं। मैं ही कह रहा ना, नहीं 13 में आप नहीं जा पाए थे, क्योंकि 13 में जब आप जा रहे थे तब तक आपको फोन आ गया था, आप वापस हो गए थे, नहीं जा पाए थे। नहीं जा, आप वापस आ गए थे। लेकिन इस बार आप गए थे, मुझे अच्छा लगा। आपने उत्तर प्रदेश सरकार की व्यवस्था की सराहना की, और आपने मुझे प्रत्यक्ष नहीं लेकिन स्पीकर साहब को धन्यवाद दिया कि अच्छी व्यवस्था थी। और इसीलिए मैंने कहा ना, 3 अवस्थाएं उपहास की, जिसको आप शुरू से उड़ा रहे थे, कुछ नहीं कर पाए तो आपने विरोध करना शुरू किया। और विरोध करते करते आज मुझे अच्छा लगा कि आपने अपनी स्वीकृति भी दे दी कि हां, अच्छा काम हुआ है, अच्छी व्यवस्था हुई है। ऐसे ही मोना जी ने भी किया। वो लोग विरोध कर रहे थे, फिर उन्होंने उसके बारे में तमाम प्रकार की बातें की। आज उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर का काम तो अच्छा हुआ। अच्छा, अच्छी बात है, क्योंकि काम हुआ है तो लोग बोलेंगे भी, क्योंकि लोग तो उन्हीं मार्गों से चल रहे हैं, सभी लोग चल रहे हैं। योगी जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी हमारी पार्टी से लड़ते लड़ते देश से लड़ने लगी, और जनता ने जिस प्रकार से हमारा साथ दिया उसका कोई मेल नहीं है। चाहे आप हरियाणा की चुनाव की बात कर ले, दिल्ली की कर ले या महाराष्ट्र की कर ले, जनता ने अपना रुख साफ कर दिया है।
और आज जनता बंटने और बांटने की बात नहीं कर रही है। आज जनता जो है साथ मिलकर चलने की बात कर रही है। आज जनता जो है वो देश के विकास के लिए वोट दे रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में भी जनता जो है वो बीजेपी के साथ है और हम ऐसे आयोजन करते रहेंगे। और साथ ही साथ जो लोग महाकुंभ को एक प्राइवेट इवेंट कह रहे थे या बीजेपी पार्टी का इवेंट कर रहे थे या फिर बिजनेस के लिए लगाया गया या महाकुंभ का आयोजन कह रहे थे, उन सभी की बोलती बंद कर दी और लोग चुपचाप पिन ड्रॉप साइलेंस के समान सुन रहे थे। ये है सनातन की शक्ति, ये है बाबा जी का कह सकते हैं कि अपना आइडिया, जिसको आज देश ही नहीं विदेश के लोग भी मानते हैं। लेकिन आप क्या कहते हैं? कमेंट जरूर कीजिएगा।